अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता और विलेयता गुणनफल जिसे हम कहें। देखिए, जो सॉल्युबिलिटी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है उसे हम के एस या फिर के एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को के एस या के एस पी से। अब पहले तो हम बात करते हैं इस सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या होता है? देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब बेसिकली होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के कितने मोल्स को, मैक्सिमम कितने मोल्स को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम बोला करते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, देखिए मैं फिर समझा देता हूं सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। हमने क्या लिया? 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, वी हैव टेकन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मैनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुड बी डिसॉल्व, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन आपने लिया और 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व करे, उसे आप बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, जिससे मैंने कहा आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी यूनिट के बारे में बोला जाए, इसकी इकाई के बारे में बोला जाए, देन वी पीपल विल से इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर। ठीक है, सो 1 लीटर सॉल्यूशन में solute के how many moles can be dissolved, that is known as solubility, and of course its unit is mole per liter। कई बार आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दी होंगी, उसमें यूनिट जो होगी वो मोल पर लीटर में नहीं होगी, उसमें वो ग्राम पर लीटर में होगी, उसमें वो ग्राम पर लीटर में होगी, या कभी हमको ग्राम पर लीटर में पूछी होगी। कई बार ऐसा भी हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी हमसे ग्राम पर लीटर में पूछी है। ठीक है, सो मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, दोनों यूनिट्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? उसका मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड इज बेसिकली गिवन बाय इट्स मास अपॉन मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बारी है। सपोज कीजिए अगर ग्राम पर लीटर में दे रखी है और मोल पर लीटर में निकालनी है, तो हम मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और इसी तरीके से यदि मास निकालने की बारी आती है तो वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, सपोज कीजिए आपको मोल पर लीटर में दे रखी है और ग्राम पर लीटर में पूछी है, तो आप क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर ग्राम पर लीटर में दे रखी है और आपको मोल पर लीटर में निकालनी है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ग्राम पर लीटर को मैं यूं कहूं कि ग्राम पर लीटर को यदि मैंने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो काय में आएगी? मोल पर लीटर में। ठीक है, और यदि मैं इसी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसी को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगी मेरे पास में ग्राम पर लीटर में। तो ये हमने देखा सॉल्युबिलिटी और अभी हमने बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बारे में बात बोली। 1 लीटर सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के कितने मैक्सिमम मोल्स डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और जिसे मैंने बताया आपको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, विलेयता गुणनफल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी कभी आप किसी सॉल्यूट को, मोस्टली वो साल्ट होते हैं यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, अब जब भी कभी किसी साल्ट को मैं वाटर में या जो भी सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करूंगा तो वो आयनाइज होता है। अब जब वो आयनाइज होता है तो उससे जो आयंस बनते हैं, उन आयंस की सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट को आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयंस की सॉल्युबिलिटीज के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज कीजिए मैं एक साल्ट लेता हूं AgCl। ओके, मैं एक साल्ट लेता हूं, यहाँ पर कौन सा? AgCl लिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं AgCl को डिसॉल्व करूंगा, ठीक है, AgCl को मोस्टली हमारे पास में हम जो यहाँ पर बात करा करते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने AgCl लिया और AgCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, देन इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू Ag+ एंड क्लोराइड माइनस आयन। ठीक है, AgCl इज आयनाइज्ड इनटू Ag+ आयन एंड क्लोराइड आयन। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सिंप्लिसिटी के लिए, सबसे केसेस को सबसे आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि हमने कोई भी साल्ट जितना डिसॉल्व किया है वो पूरा का पूरा आयनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, व्हाट मैक्सिमम मोल्स कैन बी डिसॉल्व, दैट टोटल अमाउंट हैज बीन आयोनाइज्ड। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप साल्ट के जितने मोल घोलो पूरे के पूरे आयनाइज हो ही सही,
पर अभी हम लोग केसेस को सिंपल बनाने के लिए जब हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम देखेंगे कई बार ऐसा होगा कि वो पूरा का पूरा आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। पर अभी बिगिनिंग देने के लिए इसको यूं कहूं मैं, थोड़ा सा इनर्शिया देने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक को, हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जितने मोल्स मैंने डिसॉल्व करे हैं उतने पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए। अब आप देखिए इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने, 1, इसके कितने हैं 1, इसका भी कितना है 1, मतलब इसका जब 1 मोल टूटेगा तो इन दोनों के 1 मोल बनेंगे, अर्थात जितने मोल इसके डिसोसिएट होंगे इन दोनों के उतने मोल बनेंगे। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा AgCl की सॉल्युबिलिटी S है, मतलब मैं 1 लीटर सॉल्यूशन में AgCl के मैक्सिमम S मोल्स को डिसॉल्व कर सकता हूं, और मैंने जितने मोल डिसॉल्व करे वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे S और S, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे आप KS या KSP से, मोस्टली इसे KSP से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या होगा, ये जो आयंस बने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है मैं आपको पहले ये बता देता हूं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ solubilities of constituent ion, ओके। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, जो भी घटक आयन हैं, उनकी सॉल्युबिलिटीज के प्रोडक्ट को आप बोला करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि KSP, ओके। अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज मीन्ड बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। फॉर एग्जांपल मैं फिर समझा देता हूं, देखिए AgCl की सॉल्युबिलिटी S है, मतलब मैं 1 लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम AgCl के S मोल घोल सकता था, और यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने मैक्सिमम जितने मोल घोल सकते थे उतने पूरे के पूरे मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 1 मोल से इन दोनों के 1 मोल बनते हैं, तो S मोल से इन दोनों के SS मोल बनेंगे, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, वो आएगा इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी S, फिर इसकी भी कितनी S, तो ये हो गया S²। इस बेसिस पर S इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ KSP, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस साल्ट AgCl, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलिए यहां पर हम समझते हैं। मीनवाइल आप पिछले वाले एग्जांपल को कॉपी भी कर पाए कि देखिए अब मैंने सिल्वर सल्फेट लिया, ठीक है। अब जब मैं सिल्वर सल्फेट को किसी भी सॉल्वेंट में सहूलियत के लिए मैंने वाटर मान लिया, मैंने किसको किसी सॉल्वेंट में मैंने घोला, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। एंड व्हाट आर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, इसके जो घटक आयन है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है वो है सिल्वर आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि साहब इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मतलब मैं 1 लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम S मोल डिसॉल्व कर सकता हूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम S मोल डिसॉल्व कर सकता हूँ, करेक्ट। अब क्या हुआ साहब, ये हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जितना घोला था पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, है ना। अब यहाँ पर इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखिए, इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 था, अर्थात कि जब इसका 1 मोल टूटता है तो इसके 2 मोल और इसके 1 मोल बनते हैं, मतलब जितने मोल इसके टूटेंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे, लेकिन इसके उनके कंपैरिजन में दुगने मोल बनेंगे। एंड सपोज इट्स सॉल्युबिलिटी S मींस इन 1 liter solution I have dissolved at to most S moles of this and which are assumed to be completely ionized, जो पूरी तरह से आयनाइज होंगे, तो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2S और वो बन जाएगा S। भाई इसके 1 से इसके बनते हैं 2, तो इसके S से बनेंगे इसके 2S और इसके बनेंगे S, ठीक है। तो अब अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की सॉल्युबिलिटीज का प्रोडक्ट। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है सिल्वर आयन, करेक्ट, और अच्छा आपको ये पता है कि सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 2S आ गई, और हम ये भी जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से कि जब कभी हम जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है उसकी हम पावर चढ़ाया करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो मैंने पावर 1 रखी, लेकिन इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था तो मैंने पावर 2 रखी, ठीक है। देखिए भाई सिंपल सी बात थी, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे 2S मिली, इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे S मिली, ठीक है। अब मैंने इन दोनों की सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट करना है, इन दोनों की विलेयताओं का मैंने गुणनफल करना है, बिल्कुल कर रहा हूं। अब गुणनफल करते समय जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो इनका रस समीकरण मिति गुणांक है, दैट इज टू बी पुट इनटू द पावर, उसे मुझे घात में, उसे मुझे पावर में, मुझे उसे इंडेक्स में रखना पड़ेगा, तो मैंने रख दिया, और उस बेसिस पर व्हाट आई गेट इट इज 4S³। मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ये 4S³। अब 4S³ मिल गया तो इससे S³ की वैल्यू यदि मैं निकालता हूं तो वो मुझे मिलेगी KSP/4।
ये मुझे मिल गया एस क्यूब, और एस क्यूब मिलने से मुझे एस क्या मिलेगा, एस हमें मिलेगा के एस पी अपॉन 4, और इस पूरे की पावर कितनी 1/3, ठीक है। पावर 1/3 क्यों, क्योंकि क्यूब रूट निकाला, ठीक है ना भैया। देखिए के एस पी कोस टू आ गया 4s क्यूब, उसको सॉल्व करने पर एस क्यूब की वैल्यू कुछ इतनी आई भाई, 4 से डिवाइड कर देंगे और क्यूब रूट ले लेंगे, तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देखा, करेक्ट। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पर, मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल ये लिया था, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फर्ज कीजिए AlCl3, मैंने लिया AlCl3, ठीक है। अब उसको यदि मैं डिसॉल्व करता हूँ, इसको यदि मैं डिसॉल्व करता हूँ किसी भी सॉल्वेंट में, तो ये उसके आयंस में ब्रेक हुआ, और जो कि क्या है, इससे क्या मिलेंगे आपको, इससे आपको मिलेंगे एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, वो तो बहुत घिसी पिटी सी बात हो गई। अब यदि मैं सपोज कर लेता हूं कि साहब एल्यूमिनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी S है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी S है, मतलब इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आई कैन डिसॉल्व मैक्सिमम S मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं AlCl3 के अधिकतम S मोल घोल सकता हूं, तो मैंने S मोल घोले और वो पूरी तरह साइनाइज हो गए, तो इसके कितने बनेंगे S और इसके कितने बनेंगे 3S, ठीक है भाई। इसके जो बनेंगे वो बनेंगे S और इसके बनेंगे 3S। सो अब अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात आती है, तो वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की सॉल्युबिलिटीज का प्रोडक्ट। तो इसकी एल्यूमिनियम आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो S है। क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो 3S है ना। एल्यूमिनियम आयन की सॉल्युबिलिटी S आई, क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी 3S आई। 3S आने के बाद इसका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मुझे उसे घात में यानी पावर में यानी इंडाइसेस में रखना पड़ेगा। So this will become S into this will become 20S cube. Solving this will give me 27S to the power 4. क्या मिलेगा मुझको, ये मुझको मिल जाएगा साहब 27S to the power 4 मिल गया, ये आ गया साहब। अब क्या करेंगे, अब यदि मैं यहां से S to the power 4 निकालूं, S to the power 4 निकालूं, तो वो कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे KSP अपॉन 27 मिलेगा। S to the power 4 इक्वल टू कितना मिलेगा, KSP अपॉन 27। अब मैं यदि इसमें दोनों साइड 4th रूट निकाल दूं, then I'll get KSP upon 27 to the power 1/4. Okay, so this has given me a relation between solubility and solubility product for this particular salt. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम एक और कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात होती है, आपको जब भी कोई साल्ट दे रखा हो तो आपको उसके आयंस में उसे ब्रेक करना है। जो भी कोई आपको साल्ट दे रखा है, आपको उसको उसके आयंस में ब्रेक करना है, और आयंस में ब्रेक कर देने के बाद में अकॉर्डिंगली आपको काम कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने ये देखा, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल लिया। अब व्हेन आई डिसॉल्व एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू द वाटर एनी अदर सॉल्वेंट, in that condition it is ionized into this aluminium ion and this sulfate ion. Okay, and as you can see here, there is the stoichiometric coefficient of aluminum sulfate is 1, correct. So what does it mean? It means that on dissociation of 1 mole of this, I get 2 moles of this and 3 moles of this. When 1 mole of this is completely ionized, is completely dissociated, then we people will be getting 2 moles of aluminium ion and 3 moles of sulfate ion. And the solubility of aluminium sulfate is S. It means that in 1 liter solution I have dissolved, I can dissolve, you can say, maximum S moles of aluminium sulfate, correct. अब जब इसका 1 मोल टूटता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, और हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जितने मोल टूटेंगे, जितने मोल बोलते हैं सारे के सारे टूट जाते हैं, तो साहब इसके बन जाएंगे 2S और इसके बन जाएंगे 3S, ठीक है। सो ये हमारे पास में 2S और 3S आ गए। तो अब बारी आती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, तो वो क्या होगा, वो होगा 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, ठीक है भाई। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो उनको पावर में रखना पड़ेगा ना। सो व्हाट यू पीपल गेट, यू गेट 4S स्क्वायर इंटू 27S टू द पावर 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा कुछ। अच्छा, 427 जा 108, 427 जा 108 S to the power 5, correct. So what I get S to the power 5, S to the power 5 is equals to हो जाएगा KSP over 108, ये आएगा, और इससे S equals to कितना आएगा, KSP over 108 to the power 1/5। तो ये आपके पास में सॉल्युबिलिटी आ गई।
ये क्या आ गई आपके पास में सॉल्युबिलिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी निकाली, वो आ गई Ksp/108 की पावर 1/5। तो हमारे पास में इस तरीके से सॉल्युबिलिटी आ गई, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट साल्ट में डिफरेंट डिफरेंट साल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ बातें करी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लगे हाथों आपको एक काम की बात बताता हूँ। आप कोई भी साल्ट हो, कोई भी साल्ट, जैसे सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए AgBr। सो ये जो AgBr है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में, जैसे सपोज कीजिए वाटर में, इसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। और अगर मान लीजिए मैं इसे AgBr की जगह में यदि मैं ऐसे किसी सॉल्वेंट में घोलता हूं जिसमें पहले से NaBr अवेलेबल है, ठीक है, NaBr अवेलेबल है, मैं अगर उसमें घोलूंगा तो हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी अलग आएगी। किसी भी साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस पर आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी साल्ट वेरीज विद द सॉल्वेंट। और अगर मान लीजिए सॉल्वेंट में पहले से कोई आयन कॉमन है, जैसे देखिए अगर मैं AgBr को पानी में घोलूंगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी, जो भी आएगी वो ज्यादा आए या कम आए वो बात की बात, लेकिन कुछ आएगी। अब मैं अगर इसी AgBr को मैं एक ऐसे सॉल्वेंट में या पानी में ही घोलूं जिसमें पहले से NaBr है, तो NaBr होने के कारण क्या होगा, इनमें कॉमन आयन आ जाएगा, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो वहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम आएगी, ठीक है। या मान लीजिए मैंने ऐसे किसी सॉल्वेंट मैंने पानी में घोला और पानी में घोला जबकि उसमें पहले से AgCl पड़ा हुआ था, तो क्या होगा, इन दोनों में ये कॉमन आना जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी जितनी आना चाहिए उससे कम आएगी। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सॉल्वेंट को वेरी करने से वेरी होती है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डज नॉट वेरी। आप लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है, इट इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वेरी नहीं करती है। जबकि अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। सॉल्युबिलिटी चेंजेस ऑन चेंज ऑफ सॉल्वेंट, ऑन चेंज ऑफ कंडीशंस, बट KSP डज नॉट चेंज, KSP रिमेन्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। KSP चेंज होता है, बकायदा चेंज होता है, मैंने बोला ये कांस्टेंट है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं, लेकिन KSP वेरी करता है जब आप टेम्परेचर को वेरी करते हैं। इफ यू वेरी टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा वो बात की बात है, लेकिन वन थिंग इज वेरी मच क्लियर दैट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर KSP चेंजेस, बट सॉल्युबिलिटी तो भैया सॉल्वेंट को चेंज करो या टेम्परेचर को चेंज करो, दोनों तरीके से सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। लेकिन जो KSP का सवाल है तो KSP टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा, लेकिन सॉल्वेंट को चेंज करने से चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल कंठस्थ रखना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी सॉल्यूट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपने सॉल्वेंट चेंज करा, मैं इसी AgBr को अलग अलग सॉल्वेंट में घोलूंगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट आएगी, लेकिन हर किसी सॉल्वेंट में इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। अगर मैंने तापक्रम को बदल दिया तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बदल जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग काफी सारा काम करेंगे। एक्चुअली कॉमन आयन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम साइमल्टेनियसली दो दो साल्ट को घोलेंगे, तो उस केस में हम बोला करते हैं उसे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। जब दो दो साल्ट को हम एक साथ घोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो वहां इन सब बारों में हमको बात करनी रहेगी, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ बताता हूं। देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हम मैक्सिमम जितना मोल डिसॉल्व कर सकते हैं उसे हम बोला करते हैं सॉल्युबिलिटी। हाउ मैनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि जितना हम मैक्सिमम मोल घोल सकते हैं हमने उतना ही घोला, जितना हमने एक्चुअली घोला है, जितना हमने एक्चुअली डिसॉल्व किया है, उनके प्रोडक्ट को आप नाम दिया करते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या नाम दिया करते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ
आयंस ऑफ साल्ट। साल्ट के जो आयंस हैं, साल्ट के जो आयंस हैं उनके एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। एक्चुअल मतलब आपने जितना मोल जितना अमाउंट आपने घोला है एक्चुअली वो वाला। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, जितना हम मैक्सिमम घोल सकते हैं उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, जितना हमने एक्चुअली में घोला है। हो सकता है हम जितना घोल सकते थे हमने उतना ही घोला हो बाई चांस, हो सकता है हमने उससे कम घोला हो सकता है हमने उससे ज्यादा घोला हो। सो व्हाट अमाउंट एक्चुअली वी हैव डिसॉल्व उसे हम बोला करते हैं आयनिक प्रोडक्ट। अगेन आई एम सेइंग आयनिक प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ दिस साल्ट एंड वी पीपल विल बी रिप्रेजेंटिंग इट बाय सिंबल के इन, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में तीन अलग अलग केसेस बने और उनमें जो पहला केस है वो क्या है, सपोज कीजिए यदि के इन के एस पी से कम है। देखिए के इन क्या, के इन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर के इन को हम बोलें तो के इन का मतलब होता है एक्चुअली में जितना घोला आपने, ठीक है। और के एस पी से मतलब क्या होता है, जितना हम मैक्सिमम घोल सकते थे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम जितना मैक्सिमम घोल सकते थे हमने उससे कम डिसॉल्व किया, ठीक है। हम व्हाट मैक्सिमम अमाउंट वी कुड डिसॉल्व, हमने उससे कम अमाउंट डिसॉल्व किया। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है, ऐसे सॉल्यूशन करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जितना मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है यदि हमने उससे कम अमाउंट घोला है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि असंतृप्त विलयन, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर है, मतलब जितना मैं घोल सकता था मैंने उससे कम घोला है, मतलब अभी और अधिक घोले जा सकने की गुंजाइश है, अभी चांसेस हैं कि हम और ज्यादा अमाउंट घोल सकें, ठीक है। तो जितना हम ये एक्चुअली जो हमने घोला ये मैक्सिमम हम घोल सकते थे, हम जितना घोल सकते थे हमने उससे कम घोला, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त सॉल्यूशन, है ना। और ऐसे में क्या हो सकता है कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। आप और ज्यादा सॉल्यूट को घोल सकते हो, यू कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हमारे पास में पहला केस हुआ। अब दूसरा केस हमारे पास में है, अगर के इन की वैल्यू के एस पी के बराबर है, के इन की वैल्यू के एस पी के बराबर है, मतलब क्या, देखिए के इन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल को, और के एस पी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम को। सो व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कुड बी डिसॉल्व्ड, यू पीपल हैव डिसॉल्व्ड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। अरे जितना मैं घोल सकता था मैंने उतना ही घोला, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे भैया, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, है ना। हम व्हाट मैक्सिमम अमाउंट वी कुड डिसॉल्व उतना ही हमने घोला, तो इसे हम बोला करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन, ठीक है। और तीसरा केस हमारे पास में होता है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है मतलब आप जितना घोल सकते थे आपने उससे ज्यादा घोल दिया, जितना आप घोल सकते थे आपने उससे ज्यादा घोल दिया, ठीक है। दिस वाज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट व्हिच कुड बी डिसॉल्व एंड दिस इज द अमाउंट व्हिच वी हैव एक्चुअली डिसॉल्व। तो हम जितना घोल सकते थे हमने उससे ज्यादा घोल दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को वी पीपल विल से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जितना हम अमाउंट घोल सकते थे हमने उससे ज्यादा घोल दिया, तो उसे आप बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड मतलब हमने कुछ एक्सेस घोल दिए, जितना हम घोल सकते थे, जितना अलाउ किया गया था उससे ज्यादा घोल दिया गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो है जितना घोला जा सकता था उससे ज्यादा आपने घोल दिया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों, ऐसे केसेस में जो एक्सेस अमाउंट आपने घोल दिया है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका अवक्षेपण हो जाएगा। इस सिचुएशन में इट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन कि इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, अवक्षेपण होता है। और यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे साल्ट के एनालिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट का बेसिस है बेसिकली। क्या, जितना हम अमाउंट घोल सकते थे यदि हमने उससे ज्यादा अमाउंट घोल दिया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन। और वो जो एक्सेस घोल दी गई है, फिर वो जितनी भी घोली गई है उसका प्रेसिपिटेशन होता है, उसका अवक्षेपण होता है। जैसा मैंने कहा कि ये जो है इनऑर्गेनिक साल्ट्स की वेरिफिकेशन की, उनके एनालिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने तीन तरह के सॉल्यूशन देखे, हम जितना घोल सकते थे उससे कम घोला तो अनसैचुरेटेड, नेचुरली इस केस में आप
और ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हो। दूसरा केस, आप जितना घोल सकते थे यदि उतना ही घोला तो उसे आप बोलेंगे सैचुरेटेड। और तीसरा केस, जितना आप घोल सकते थे उससे ज्यादा घोल दिया तो उसे आप बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, और इस केस में प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन की जो कंडीशन है उसको हम लिख दें, क्योंकि ये इसके ऊपर भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स या इवन थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना करते हैं। ठीक है, सो अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अगर अवक्षेपण हो रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? फॉर प्रेसिपिटेशन, यदि मैं अवक्षेपण के बारे में बात करता हूं, प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करता हूं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इवन बराबर भी हो जाता है तो हम बोलते हैं, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो अभी हमने तो बोला था सैचुरेटेड। ठीक है, इवन अगर बराबर भी होगा तो हाँ हम बोलेंगे कि अब वो स्टेज आ चुकी है जिसके थोड़ा सा भी अगर ज्यादा किया उसके बाद तो फिर प्रेसिपिटेशन शुरू। ठीक है, सो ये जो कंडीशन होती है प्रेसिपिटेशन की, अगर प्रेसिपिटेशन की कंडीशन बोली जाए तो उसको हम बोलेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट जो है अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर या उससे अधिक हो गया तो वो हो जाएगा प्रेसिपिटेशन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्शन रहेगा कि सर बराबर क्यों, बराबर में तो वो सैचुरेटेड है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बराबर एक एक्सट्रीम लिमिट आ गई जिसके हल्का सा भी आपने उसके बाद में उसके बियॉन्ड गए तो यू कैन से कि हाँ साहब प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा।